हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक का डिस्कशन करें। आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट अपना समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बारे में अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट यदि अपन लास्ट क्लास के कुछ टॉपिक्स की बात करें, अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करूं तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था संधारित्र कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। तो संधारित्र होता क्या है इसका अपन अध्ययन कर चुके हैं। आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, अपने डाउट को आप शेयर करते रहिएगा। तो संधारित्र के बाद में संधारित्र के विभिन्न प्रकारों की अपन बात कर रहे हैं। संधारित्र स्टूडेंट देखा जाए तो बेसिकली 3 प्रकार का यहाँ पर दर्शा सकते हैं अपन। यहाँ पर संधारित्र का जो वर्गीकरण है वो उसमें उपयोग ली जाने वाली चालक प्लेट के आधार पर किया जा सकता है स्टूडेंट। अर्थात यहाँ पर संधारित्र 3 प्रकार का दर्शा सकते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट। यहाँ पर पहले प्रकार का है इसमें समांतर प्लेट संधारित्र, जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। समझे स्टूडेंट। दूसरा प्रकार इसका होगा गोलीय संधारित्र और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। संधारित्र के ये 3 प्रकार दर्शाए जा सकते हैं। इनका जो वर्गीकरण है ये वर्गीकरण किया गया उस संधारित्र में यूज में ली जाने वाली चालक प्लेट के आधार पर। यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो दोनों चालक प्लेटें हैं वो एक दूसरे के समांतर आयताकार रूप में एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर व्यवस्थित होती है। यदि अपन गोलीय गोलाकार संधारित्र की बात करें तो उसमें 2 वर्तीय 2 गोलाकार चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर व्यवस्थित होती है। चौथे की अपन तीसरे की अपन बात करें बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र के अंतर्गत 2 बेलनाकार चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर व्यवस्थित होती है। मतलब संधारित्र में उपयोग में ली जाने वाली चालक प्लेटों के आधार पर संधारित्र की 3 प्रकार दर्शाए जा सकते हैं। यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र, उसका भी आगे की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। यहां पर केवल अपन आज की क्लास के लिए देखें तो आज की क्लास में अपन समांतर प्लेट संधारित्र का अध्ययन करने वाले हैं। तो यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखो यहां पर नाम से स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र सबसे पहले डेफिनेशन इसकी दूं मैं आपको, तो इसकी एक आसान सी परिभाषा है कि ऐसा संधारित्र जिसमें 2 समान आकार और समान क्षेत्रफल की धातु प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर समांतर व्यवस्थित होती है, तो उन बनने वाले उस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहा जा सकता है। मतलब यहां पर इसमें 2 समान आकार और आकृति की चालक प्लेटें होती हैं और वो दोनों चालक प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होती हैं। दोनों चालक प्लेटों का जो आकार है वो स्टूडेंट यहां पर आयताकार रूप में, छड़ के रूप में लिया जा सकता है। मान लो यहां पर अपने पास 2 चालक प्लेटें जो ले रहे हैं अपन, वो 2 चालक प्लेटें देखो यहां पर स्टूडेंट चालक प्लेटों के आधार पर इसकी आकृति दर्शाने से पहले मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूंगा स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको यहाँ पर दर्शा दूं, फिर अपन इसकी आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा ऐसा संधारित्र जिसमें समान आकार एवं समान क्षेत्रफल की 2 धातु की प्लेटें
दूसरे से अल्प दूरी पर समांतर स्थित होती है, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ये स्टूडेंट्स की डेफिनेशन, मतलब यहां पर इसमें ऐसा संधारित्र है जिसमें दो समान आकार और समान क्षेत्रफल की धातु की प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर समांतर स्थित होती है, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के आधार पर इसकी आकृति की अपन बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इसमें दो चालक प्लेटें हैं, दो धातु की प्लेटें हैं जो एक दूसरे से समांतर एक चालक प्लेट ये है, इसी के समांतर समान आकार और समान क्षेत्रफल की दूसरी चालक प्लेट दर्शा है। ये अपने पास दो धातु की चालक प्लेटें हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित है। डेफिनेशन जो लिखी है वो डेफिनेशन देखो यहाँ पर इस डायग्राम से स्पष्ट हो रही है। दो धातु की प्लेटें हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित है, इसे अपन क्या कह रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कह रहे हैं। सही है। यहां पर इन प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान है, क्षेत्रफल दोनों का अपन ने एक समान माना है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान लो d है, अल्प दूरी पर व्यवस्थित है, उस अल्प दूरी को अपन ने d मान लिया स्टूडेंट। सही है। अब यहां पर जो चालक प्लेट, पहली चालक प्लेट है, मान लो इन चालक प्लेटों को अपन PQ के रूप में दर्शा दें, ये दो चालक प्लेटें यहां पर अपन ले रहे हैं, तो उसमें से जो P प्लेट है, इस P प्लेट को अपन धनावेशित लेते हैं। इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा प्लस Q है। आगे बात समझ में। अब यहां पर जो दूसरी चालक प्लेट है, इस दूसरी चालक प्लेट पर इतना ही ऋणात्मक आवेश माइनस Q। संधारित्र के सिद्धांत में भी अपन ने पढ़ा था, एक आवेशित चालक के समीप दूसरे अनावेशित एवं भूसंपर्कित चालक को लाया जाता है तो क्या होता है, पहले चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है। यही था ना। यहां पर जो दूसरी चालक प्लेट Q है, इस दूसरी चालक प्लेट Q को भूसंपर्कित माना जा सकता है। इसको मैंने यहां पर भूसंपर्कित कर दिया। अर्थिंग की हुई है, जमीन से, पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तो इस चालक प्लेट Q का जो धनात्मक आवेश है वो पृथ्वी द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। इस पर क्या शेष रह जाता है, केवल ऋणात्मक आवेश इसमें शेष रह जाता है इसमें। सही है। अब यहां पर पहली चालक प्लेट पर धनात्मक आवेश और दूसरी चालक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है, इन पर आवेश की मात्रा समान है, तो इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी समान होगा। एक पर प्लस सिग्मा है और दूसरे पर माइनस सिग्मा के रूप में। ठीक है। अब यहां पर इन दोनों चालक प्लेटों के बीच के स्थान की अपन बात करें तो इनके बीच के स्थान में धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती है। धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब इन चालक प्लेटों के मध्य क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसकी दिशा क्या है, धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। इन प्लेटों के बीच का जो स्थान है, उस स्थान में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ गए। लेकिन इन प्लेटों के बाहर के क्षेत्र की अपन बात करें तो इनका जो बाहरी क्षेत्र है, उस बाहरी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो शून्य होता है। इन प्लेटों के बाहर यहां पर कहीं पर भी लिया जाए, यदि मैं यहां की बात करूं तो यहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा।
यदि यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0, लेकिन इन प्लेटों के बीच का जो स्थान है, बीच के स्थान में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। इसका मतलब इन प्लेटों के बीच के स्थान में एक समान विद्युत क्षेत्र E इस दिशा में उत्पन्न होता है। सही है। इन चालक प्लेटों के मध्य जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र को यहां पर अपन देखें तो इसको दर्शाएं अपन, तो विद्युत क्षेत्र एक चालक प्लेट के समीप एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये अपन ने गाउस के नियमों के अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ा। तो यहां पर आवेशित चालक प्लेटों के मध्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ये कितना है देखो। इस विद्युत क्षेत्र E का जो मान है ये यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहां पर इस धनात्मक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, मान लो मैं इनके बीच का कोई स्थान ले रहा हूं। देखो यहां पर मान लो मैंने कोई बिंदु P ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। इस बिंदु P पर यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र धनात्मक प्लेट के कारण भी होगा और ऋणात्मक प्लेट के कारण भी होगा। आगे बात समझ में। धनात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होता है और ऋणात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र पास की ओर होता है। धनात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र मान लो E1 है तो वो इस दिशा में है, ऋणात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E2 है तो वो भी इसी दिशा में है। इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होगा ना, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो E1 प्लस E2 अपने को ये मिल रहा है। सही है। तो यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर अपने को मिल रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहां एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 इसके मात्रक की अपन बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये क्या है यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता कांस्टेंट मान है जिसे अपन निर्वात की विद्युतशीलता करें। इन प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। सही है। इन प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व अपन ने सिग्मा माना है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, आवेश बटे में क्षेत्र। पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा है हमने पिछली क्लास में। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। Q इन प्लेटों पर उपस्थित आवेश है, एक पर प्लस Q है दूसरी पर माइनस Q, यहां पर उपस्थित आवेश की मात्रा। इन प्लेटों के बीच का विभवांतर मान लो V है, तो उस अवस्था में यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V एवं दूरी D है, तो विभवांतर अपन ने V मान लिया, दूरी को अपन ने D मान लिया,
तो उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध से E बराबर क्या लिखा जा सकता है, V/d लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट एक समीकरण तो अपने को E का ये मिल रहा है, दूसरा समीकरण E का अपने को ये मिल गया, दोनों विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है। प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र का मान ये भी है और ये भी है। क्लियर है? अब यहां पर V/d बराबर क्या लिखा जा सकता है, दोनों समीकरणों की तुलना की जाए तो V/d बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से V बराबर अपने को क्या मिल गया, सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। यदि अपन धारिता की बात करें तो संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता की परिभाषा से C बराबर Q अपॉन V। सही है। V का मान अपने पास है तो C बराबर Q और V के स्थान पर सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब यहां से C बराबर अपने को क्या मिल गया, यहां से C बराबर अपने को मिल गया Q एप्सिलॉन नॉट बटे वे सिग्मा d। और स्टूडेंट सिग्मा यहां पर क्या है, Q अपॉन A, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहां से C बराबर अपने को क्या मिल गया, Q एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा के स्थान पर Q अपॉन A इंटू D। ये Q से Q यहां पर स्टूडेंट कैंसिल हो गया, तो C बराबर अपने को क्या मिल गया, A एप्सिलॉन नॉट बटे वे D। अर्थात यहां पर संधारित्र की धारिता अपने को मिल गई C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A यहां पर प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता है और D यहां पर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। इस समीकरण से यहां पर यह स्पष्ट हो रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को यदि बढ़ाना है तो उस अवस्था में प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर धारिता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह संधारित्र के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि संधारित्र के सिद्धांत में यह बताया गया कि प्लेटों के आकार को बिना परिवर्तित किए धारिता को बढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल को तो नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब यहां पर क्या करें, प्लेटों के बीच की दूरी d, बीच की दूरी को कम करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है। सही है। या फिर तीसरा कारक एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मतलब प्लेटों के बीच में कोई पराविद्युत माध्यम भरकर धारिता को बढ़ाया जा सकता है। इसका अध्ययन अपन आगे की क्लास में करेंगे कि यहाँ पर प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है धारिता पर, उसका अध्ययन आगे की क्लास में देखा जाएगा। अब यहाँ पर अपन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो वो कारक यहाँ पर 3 कारक मिल गए अपने को। पहला कारक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर धारिता को बढ़ाया जा सकता है, जो कि संधारित्र के सिद्धांत के विपरीत है, इसलिए ऐसा करना संभव नहीं है। दूसरा कारक है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। धारिता का मान किस पर निर्भर करता है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बीच की दूरी को कम करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है। इन प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। और तीसरा कारक है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति, अर्थात प्लेटों के मध्य निर्वात या वायु के स्थान पर यदि कोई पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है। तो टॉपिक था स्टूडेंट अपना समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D।
या प्लेटों के बीच के मध्य के क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की बात करें तो प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र का मान कांस्टेंट है, जो Fe बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के तुल्य होता है। क्लियर है? आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी अपने को डाउट हो तो डाउट का आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स आपको तैयार करने हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर इस चैप्टर से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसे आपको नोट्स की तरह ही समझा रहा हूं, फिर भी आप अपनी लैंग्वेज में इसे अपने नोट्स में तैयार कीजिए। अब यहाँ पर इसी से जुड़ी हुई एक डेफिनेशन और देखते हैं स्टूडेंट। समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित एक डेफिनेशन हो रहा है, वो डेफिनेशन मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। देखो इसी टॉपिक के आधार पर मैं उस डेफिनेशन को आपको बता रहा हूँ। डायग्राम अपना यही है, डेफिनेशन है एक। चलो इसको मिटा देता हूं, दोबारा देख लेते हैं। डेफिनेशन है उपांत प्रभाव की। ये उपांत प्रभाव होता क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र में ही एक प्रभावित घटक। तो देखो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र में अभी अपन ने पढ़ा है, समांतर प्लेट संधारित्र में स्टूडेंट क्या था, इन प्लेटों के बीच का जो स्थान है, इस बीच के स्थान में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे अपन समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सही है? एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर है। इस पर धनात्मक आवेश है और इस प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू के रूप में। सही है? यहां पर इन प्लेटों के बीच के स्थान में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन इसके जो किनारे हैं, इन किनारों पर एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। समांतर प्लेट संधारित्र के जो किनारे हैं, इन किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिकतम होता है तो इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में प्रतिकर्षण होता है, और इस प्रतिकर्षण के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार हो जाती है। मतलब वहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र इसके किनारों पर उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रभाव को अपन उपांत प्रभाव कह रहे हैं। मतलब किनारों पर, समांतर प्लेट संधारित्र के जो किनारे हैं, इन किनारों पर एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होकर थोड़ी वक्राकार हो जाती है, इस प्रकार मुड़ जाती है कुछ। सही है? इसी को अपन क्या कह रहे हैं? उपांत प्रभाव कह रहे हैं। किस चीज को? इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का इस प्रकार वक्राकार हो जाने का जो प्रभाव है, उसे अपन उपांत प्रभाव कह सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट? डेफिनेशन देखो यहां पर मैं दर्शा रहा हूं, साथ साथ नोट कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अत्यधिक होने से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होकर वक्राकार हो जाती है तथा किनारों पर असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को
उपांत प्रभाव कहते हैं। ये डेफिनेशन है यहाँ पर स्टूडेंट। उपांत प्रभाव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ही, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र के अंतर्गत ये उपांत प्रभाव क्या है। एक तो किनारों पर असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके साथ ही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समांतर नहीं, प्रतिकर्षित होकर थोड़ी वक्राकार हो जाती है। प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, लेकिन यहाँ पर किनारों पर वक्राकार हो रही थोड़ी। क्लियर है? इस कारण यहाँ पर इस प्रभाव को अपन उपांत प्रभाव करें कि यहाँ पर ये चित्र रेखाएं वक्राकार हो रही है, असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस प्रभाव को ही अपन उपांत प्रभाव करें। तो ये टॉपिक था स्टूडेंट अपन आज की क्लास का, समांतर प्लेट संधारित्र। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस टॉपिक के साथ में आज की क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं स्टूडेंट। कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दर्शा रहा हूँ। तो टॉपिक आपको समझ में आया। दो डेफिनेशन, समांतर प्लेट संधारित्र की डेफिनेशन और उपांत प्रभाव की डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशंस को स्टूडेंट आप ऐसे कैसे तैयार कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, इसको आप और भी आसान बना सकते हो। नोट कीजिएगा इन्हें। अब देखो यहाँ पर आगे कुछ न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं स्टूडेंट में। पृथ्वी को एक गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। पृथ्वी को एक गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता को ज्ञात करना है। यहां पर अपने को पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है स्टूडेंट। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4×10⁶ मीटर, ये अपने को यहां पर दी हुई है। मतलब पृथ्वी एक चालक गोला है, इस चालक गोले की धारिता अपने को ज्ञात करनी है। तो यहां पर इसका आंसर देखो, गोले चालक की धारिता पढ़ लिया इसमें अपन ने टॉपिक, फॉर्मूला भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε/r। ये गोलीय चालक की धारिता है जिसको अपने क्लास में कैलकुलेट किया था। तो यहां पर इस फॉर्मूले से पृथ्वी की धारिता ज्ञात की जा सकती है। 4π 3.14 एप्सिलॉन नॉट 8.85×10⁻12 और r पृथ्वी की त्रिज्या है जो कितनी है 6.4×10⁶ मीटर। सही है स्टूडेंट। यहां से इसको यदि अपन कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर अपने को लगभग मान मिल रहा है 0.711 × 10⁻³ फैराड। धारिता का मान इसको कैलकुलेट करने पर अपने को ये मिल रहा है, या फिर C बराबर 711 × 10⁻⁶ फैराड, या फिर 711 माइक्रो फैराड। यदि पृथ्वी को अपन एक गोलाकार चालक मान रहे हैं तो पृथ्वी की जो धारिता है वो कितनी होती है स्टूडेंट? पृथ्वी की धारिता होती है 711 माइक्रो फैराड। पृथ्वी गोलाकार है जिसका आकार निश्चित है। गोले चालक के लिए अपन ने पढ़ा था कि धारिता का मान उसकी त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है वो तो कांस्टेंट है, इसका मतलब पृथ्वी की जो धारिता है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा 711 माइक्रो फैराड। क्लियर दैट? आसान सा क्वेश्चन है ये जिसको अपन ने सोल्व किया। इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन और देखो स्टूडेंट। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक फैराड धारिता के चालक की त्रिज्या
कितनी होगी? क्या इसे अलमारी में रखा जा सकता है? क्या इसे अलमारी में रखा जा सकता है? स्पष्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर, एक फैराड धारिता का कोई भी चालक है अपने पास, उस चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी है और यह भी स्पष्ट करना है कि क्या इसे अलमारी में रखा जा सकता है। क्या कोई भी चालक जो लिया जा रहा है जिसकी धारिता 1 फैराड है, क्या उसे अलमारी में रखा जा सकता है? तो देखो यहां पर धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फॉर्मूला यही कैलकुलेट किया अपन ने। अपने को यहां पर ज्ञात करना है R बराबर C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर R का मान C कितना दिया हुआ स्टूडेंट? 1। सही है, 4 पाई एप्सिलॉन। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 1 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। धारिता का मान ये हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो इसका मतलब R बराबर अपने कितना मिल गया? 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर। जिस चालक की धारिता 1 फैराड है उस चालक की त्रिज्या 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर है। और स्टूडेंट ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या पृथ्वी की इस त्रिज्या की तुलना में लगभग 1400 गुना ज्यादा है। ये त्रिज्या इस पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में लगभग 1400 गुना ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इस चालक को अलमारी में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका आकार पृथ्वी से भी लगभग 1400 गुना ज्यादा बड़ा है, इस कारण से अलमारी में नहीं रखा जा सकता। तो यहां पर ये दो आसान क्वेश्चन समझ में आए स्टूडेंट? दो फॉर्मूला एक ही है। इस फॉर्मूले पर एक में अपने धारिता कैलकुलेट की, दूसरे में धारिता दी हुई है तो त्रिज्या कैलकुलेट की। आसान सा फॉर्मूला है जिसमें दो ही राशियां हैं, धारिता और त्रिज्या। धारिता दी हुई तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या दी हुई तो धारिता ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। तो गोले चालक के लिए एक क्वेश्चन है, नोट कीजिए इन्हें। अगला क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट, इसमें धारिता पर आधारित और क्वेश्चन जो अपन ने लास्ट क्लास में जो भी टॉपिक पढ़े उन टॉपिक्स के जो भी फॉर्मूले आए थे उन फॉर्मूलों पर आधारित मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूं। साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और देखो अगला क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक 20 माइक्रोफैराड धारिता की 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया है। तो अपने को ज्ञात करना है यहां पर उस संधारित्र की प्लेट पर उपस्थित आवेश की मात्रा। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा? सही है, संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश की मात्रा अपने को ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में अपने को धारिता C बराबर दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन है 20 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र जिसको 10 किलोवोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया, आवेशित किया गया उसे, तो उस प्लेट पर, उस संधारित्र की प्लेट पर आवेश कितना होगा? 20 माइक्रोफैराड को लिख सकते हैं 20 गुणा 10 की पावर -6 फैराड। और एक दिया हुआ अपने को विभव V बराबर 10 किलोवोल्ट 10 गुणा 10 की पावर माइनस प्लस की
3 वोल्ट या 10 की पावर 4 वोल्ट लिखा जा सकता है। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर उन प्लेटों पर उपस्थित आवेश। तो धारिता फॉर्मूला पढ़ा है अपने धारिता की परिभाषा में, C बराबर Q अपॉन V। तो यहां से आवेश Q बराबर क्या मिल गया, CV। तो क्वेश्चन में मान अपने को दिया हुआ है C का मान 20 गुना 10 की पावर -6 और V का मान 10 की पावर 4। तो यहां पर Q बराबर कितना मिल गया, 10 की पावर -6, 10 की पावर 4, तो ये एक ही 10 की पावर 5, 10 की पावर माइनस का 1 बच गया, इसका मतलब 2/10, जिसको लिख सकते हैं अपन 0.2, अर्थात Q बराबर 0.2 कूलम आवेश होगा। अर्थात जिस संधारित्र की धारिता 20 माइक्रोफैरड है, जिसे 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया है, उस संधारित्र की प्लेट पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी, प्रत्येक प्लेट पर, एक प्लेट पर प्लस 0.2 कूलम आवेश और दूसरी पर -0.2 कूलम आवेश उपस्थित होगा स्टूडेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, 1 mm, क्वेश्चन देखो यहाँ पर स्टूडेंट, 1 mm दूरी पर स्थित गोलीय प्लेटों से निर्मित संधारित्र की 1 mm दूरी पर स्थित गोलीय प्लेटों से निर्मित संधारित्र की धारिता कितनी होगी यदि प्लेटों के बीच की दूरी, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल या प्लेटों की त्रिज्या दे दो। प्लेटों की त्रिज्या यहां पर दी हुई है अपने कितनी, 5 सेंटीमीटर है। 1 mm दूरी पर स्थित गोलीय प्लेटों से निर्मित एक संधारित्र है जिसकी धारिता ज्ञात करनी है और प्लेटों की त्रिज्या अपने को 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो एक तो दूरी d बराबर है 1 मिलीमीटर, 1 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल A बराबर कितना हो जाएगा, πr²। गोलीय प्लेट है तो गोलाकार प्लेटों का क्षेत्रफल πr²। तो यहां पर धारिता ज्ञात करनी है स्टूडेंट अपने को। तो धारिता का फॉर्मूला आज की क्लास में ज्ञात किया अपन ने, C बराबर A/0/d। A के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, πr², ε0/d। वैल्यू पुट करो, पाई का मान 3.14, r का मान 5 सेंटीमीटर, जिसको 5 गुणा 10 की पावर -2 लिखा जा सकता है। मीटर में कन्वर्ट करें तो 5 गुणा 10 की पावर -2 मीटर गुणा ε0 का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12 बटे में d का मान 1 गुणा 10 की पावर -3। तो यहाँ पर C बराबर 3.14 इंटू 25 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो ये है स्टूडेंट 10 की पावर -4 ये हो गए, 12 और 4 16 में से ये 3 घटा दो, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर -16 में से प्लस के 3 गए तो -13, 10 की पावर -13 ये बच रहा है। इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर दो स्टूडेंट, जितना भी मान आ रहा है इसको कैलकुलेट करके धारिता को ज्ञात किया जा सकता है। समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज की क्लास में ये कुछ क्वेश्चंस आपको बताएं, फिर भी आपके कोई क्वेश्चन और भी न्यूमेरिकल बुक में दिए हुए हैं, अन्य बुक्स में आपको दिए हुए हैं, आप उन्हें सोल्व कीजिए। किसी क्वेश्चन में यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी प्रॉब्लम को, अपने डाउट को आप शेयर कीजिएगा, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर आप
व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए धन्यवाद।